नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के नामकरण की समस्या के संबंध में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इस आदिकाल के नामकरण की समस्या का ई कंटेंट पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाना चाहूँगा कि आदिकाल के नामकरण की जो समस्या है वह किन किन रूपों में हमें देखने को मिलती है और उसके पश्चात इसका उपयुक्त नाम क्या पड़ा, उसके संबंध में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो हम आदिकाल के नामकरण की समस्या के अंतर्गत यदि बात करें तो हमारे सामने अनेक हिंदी के आचार्यों के भिन्न भिन्न मत आते हैं और अनेक आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसके आधार पर आदिकाल के नामकरण की समस्या को स्पष्ट करने का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। इसके नामकरण की समस्या के संबंध में सबसे पहली नामकरण की समस्या हमारे सामने यह देखने को मिलती है कि इस हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किया, तब इसे 1050 से 1375 विक्रम संवत के अंतर्गत विभाजित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तब उक्त काल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा। वीरगाथा काल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देने का अभिप्राय यह था कि उक्त काल के अंतर्गत अनेक प्रकार की वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां उभर करके आई। इस समय अनेक रासो ग्रंथों की रचना हुई। उन रासो ग्रंथों में जैसे पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, जयमयंक जस चंद्रिका है, परमाल रासो है, ऐसे अनेक रासो ग्रंथों की रचना हुई थी। उन रासो ग्रंथों के अंतर्गत हम यदि यह देखें तो उस काल के अंतर्गत अनेक जो कवि थे, जो चारण जाति के थे, विशेष रूप से वो राजा महाराजाओं के राज दरबार में रह कर के और उनके वीरता, शौर्य, पराक्रम के बारे में रचनाएं क्या करते थे। कहते हैं कि उस काल के अंतर्गत जब राजा युद्ध में जाता था, तब ये चारण जाति के जो लोग थे वो भी उनके साथ साथ युद्ध में जाते थे और युद्ध में जाकर के वहाँ का यथार्थ वर्णन देख करके वो अपनी सेना में एक नया जोश एवं ओज की भावना भरने का कार्य ये लोग किया करते थे। इसलिए उक्त काल को वीरगाथा काल नामकरण देना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सार्थक समझा। इसी स्वरूप में यदि हम दूसरे नामकरण की बात की जाए तो दूसरा नामकरण आता है सिद्ध सामंत काल, जो कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने सुझाया। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उक्त काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। उन्होंने यह नामकरण दो आधारों पर दिया। पहली बात यह बताई कि इस काल को सिद्ध, यानी कि अनेक जो सिद्ध पुरुष थे, जैसे नाथ साहित्य जो रचा गया वो नाथों के द्वारा रचा गया, जैन साहित्य रचा गया, ठीक है ना, सिद्धों के द्वारा जो रचा गया। तो इसके अंतर्गत उस समय 9 नाथ और 84 सिद्ध पुरुष थे, जिसमें सिद्धों में जैसे सरहप्पा, कणहप्पा, लुईपा, डोमीपा आदि अनेक जो सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की थी। इसी प्रकार से जो नाथ संप्रदाय था और जो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ से यह सिद्ध साहित्य प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने अनेक प्रकार के सिद्धों की, जिसमें हठ योग साधना है, योग के द्वारा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं उन्होंने लिखी थी। तो उन सभी साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन भी इस काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि बाद में अनेक हिंदू राजपूत राजा आ गए और वो हिंदू राजपूत राजा आकर के उन्होंने जो है अपने राज दरबार में अनेक कवियों को आश्रय दिया और आश्रय देकर के उन्होंने उनकी स्तुति, उनकी वीरता और शौर्य का जो पराक्रम का वर्णन किया है, वही कहलाया सामंत काल। जो सामंत थे, जिनके अंतर्गत अनेक प्रकार का संपूर्ण साम्राज्य था और साम्राज्य होते हुए वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करते थे और उनके स्तुतिपरक जो रचनाएं होती थी, उसके आधार पर इसको सामंत काल के नाम से, यानी कि सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर ही महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने
ये कहा कि उक्त काल को सिद्ध सामंत काल नामकरण दिया जाए, परंतु यह नामकरण अन्य विद्वानों के द्वारा उचित प्रतीत नहीं होता दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से नामकरण की तीसरी कड़ी के अंतर्गत संधि काल एवं चारण काल नामकरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह कहा कि उक्त काल को संधि काल एवं चारण काल के नाम से पुकारा जाए। उसका महत्वपूर्ण अभिप्राय यह है कि संधि काल, क्योंकि इस समय जो राजपूत राजा और वीर योद्धा थे वे आपस में युद्ध करते थे और युद्ध होने के पश्चात उनमें आपस में अनेक प्रकार की संधियाँ होती थी और उन संधियों के कारण से बहुत सारी संधियाँ हुई, इसलिए इसको संधि काल नामकरण दिया जाए। और चारण काल इसलिए क्योंकि इस समय एक जाति विशेष जो चारण जाति थी या भाट जाति थी उनके द्वारा सारा साहित्य का लेखन होता था। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उक्त काल को संधि काल एवं चारण काल नामकरण रखा जाए, परंतु अन्य विद्वानों ने कहा कि नहीं, उक्त नामकरण देने से, क्योंकि उस काल के अंतर्गत चारण जाति के अलावा अन्य कुछ जातियां थी जो भी इस प्रकार का वीर गाथात्मक साहित्य का लेखन कार्य क्या करती थी, तो उस आधार पर इस नामकरण को भी उचित प्रतीत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसी आधार पर यदि हम अगली कड़ी में देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिजवपन काल नामकरण दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उक्त काल को बिजवपन काल नामकरण इसलिए दिया क्योंकि यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बीज स्वरूप था और बीज के रूप में उत्पन्न होने के कारण से उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं थी, चाहे सिद्ध साहित्य की हो, नाथ साहित्य की हो, जैन साहित्य की हो, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होने के कारण से उन्होंने यह कहा कि एक जो विशाल हिंदी साहित्य का इतिहास रूपी जो वृक्ष था उसका एक बीज स्वरूप ही यह काल हमें देखने को मिलता है, जो कि विक्रम संवत 1050 से 1375 के अंतर्गत था। इसी कारण से उन्होंने उक्त काल को बीज वपन काल के नाम से पुकारा, परंतु अन्य विद्वानों ने कहा कि यह नामकरण देना उचित एवं समीचीन प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस काल के अंतर्गत अनेकों साहित्यिक विशेषताएं अन्य भी देखने को मिलती हैं, चाहे वीर गाथा से ओतप्रोत हो, चाहे वह चारण जाति विशेष से ओतप्रोत हो। तो इस कारण से यह एक बहुत ही विस्तृत साहित्य इस समय लिखा गया था, तो यह नामकरण भी उचित प्रतीत नहीं होता। अगर हम सभी नामकरणों के आधार पर देखें तो अंतिम जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल एक पुस्तक लिखी है, उसके अंतर्गत उक्त काल को आदिकाल नाम से पुकारा है। आदिकाल नाम उन्होंने इसलिए कहा, आदि का अभिप्राय होता है पूर्व का काल, यानी कि जो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कि 1050 से 1375 और 1375 से जो 1700 का जो समय था, 1375 से 1700 का वह भक्ति काल था और भक्ति काल एक स्वर्णिम काल था जिसके अंतर्गत बहुत ही विस्तृत रूप से साहित्यिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यह जो स्वर्णिम काल है, इस स्वर्णिम काल से पहले का काल होने के कारण से उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उक्त काल को आदिकाल नामकरण दे दिया जाए। क्योंकि इस काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं और सभी प्रकार की विशेषताओं को इसमें समाहित करने में सहायक होगी। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में इस बात को भी स्पष्ट किया कि यह नामकरण मेरे द्वारा जो सुझाया गया है, यह नामकरण उक्त काल के लिए सार्थक तो प्रतीत नहीं है, एक सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ हद तक यह उचित भी है और ठीक है इस काल के लिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस नामकरण की समस्या के बारे में पढ़ा और आज भी हम देखते हैं कि नामकरण की जो समस्या हैं उसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेकों नामकरण सुझाए गए हैं। बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के नामकरण दिए गए हैं, किसी ने इसको आरंभिक काल के नाम से भी पुकारा है, परंतु आज भी हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नामकरण ही सर्वोपरि देखने को मिलता है।